Today we are going to start our new chapter of NCERT Physics Class 11, Motion in a Plane. ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरी आपकी फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक तरीके से ये कहना चाहिए कि ये बैकबोन है हमारी फिजिक्स की स्टडी के लिए। तो इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आप स्टडी करेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं फिजिक्स में। तो सारे कॉन्सेप्ट पर इस चैप्टर के आप बहुत ही सीरियसली फोकस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आपने पहले भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किया हुआ है कि व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। यू नो, स्केलर quantities are those quantities which has only magnitude, they have no directions, and vector quantities are those quantities which has magnitude and direction also. लेकिन यहाँ पर हम आपको सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमें वेक्टर्स की नीड क्यों पड़ी। देखिए, अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर अपना स्टडी किया है उसमें हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन स्टडी किया है। जब हम वन डायमेंशनल मोशन किसी भी बॉडी का स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ दो डायरेक्शन से डील करते हैं, और दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन से काम चला लेते हैं। चाहे डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी का, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लीजिए राइट साइड हो रहा है तो हमने पॉजिटिव बोल दिया, लेफ्ट साइड हो रहा है तो निगेटिव बोल दिया। वेलोसिटी है, राइट साइड ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, हमने पॉजिटिव कह दिया, लेफ्ट साइड मूव कर रही है, हमने निगेटिव कह दिया। तो पॉजिटिव और निगेटिव दो साइन से हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब हम टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशन मोशन की बात करते हैं तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में मोशन करती है तो उसको बहुत सारी डायरेक्शंस उसके लिए पॉसिबल होती है। तो इस सिचुएशंस में हमें वेक्टर क्वांटिटी के नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज को बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को एक नए तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे। फिर से एक और वर्ड इसमें ऐड करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude and they have no direction and they do not obey the rules of vector। इसी चैप्टर में हम लोग वेक्टर्स के कुछ रूल्स भी स्टडी करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज हमारी जो होती हैं वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करती। इनका जो एडिशन वगैरह होता है वो नॉर्मल एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे अलजेब्रा में हम नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से स्केलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ ऐसा नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे आल्सो ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर के रूल्स को भी फॉलो करते हैं। ये वर्ड आप इसमें नया ऐड कर रहे हैं जो कि आपने पहले 9th क्लास में जब इसकी डेफिनेशन वगैरह स्टडी की थी तब नहीं पढ़ी थी। तो वेक्टर के रूल्स होते हैं, उन वेक्टर के रूल्स को ये वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो करती हैं और इनका एडिशन वगैरह जो होता है वो उन वेक्टर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। अब स्केलर क्वांटिटीज में हमारी जैसे हैं मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब हमारी कैसी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इनमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में जैसे डिस्प्लेसमेंट है, आपका वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी हमारी क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती है और इनको जब हम ऐड करते हैं तो वेक्टर के जो हमारे सर्टेन रूल्स हैं जिनको अभी हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनको ऐड किया जाता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज जो भी हमारी होती हैं जैसे कि वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है फॉर एग्जांपल, तो वेलोसिटी का जो सिंबल है या फोर्स का जो सिंबल है, वेलोसिटी का सिंबल v होता है, फोर्स का f होता है, एक्सीलरेशन का a होता है। ये आपके वेल नोन सिंबल्स हैं इन क्वांटिटीज के। इसके ऊपर एरो लगा करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनको हम ड्रॉ कैसे करते हैं? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको ड्रॉ करने का एक ही प्रोसीजर होता है। इसको हम एक लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे वेक्टर को,
इस लाइन की जो लेंथ होती है वो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें जो ये एरो बना हुआ है ये वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज आपको एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स को ड्रॉ करना है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन शो कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमने यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन कर दी। अब हमें ये फोर्स 5 न्यूटन ईस्ट ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्केल एज्यूम करेंगे अपनी मर्जी से। लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। हमने ये एज्यूम कर लिया कि 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है हमारी वो 1 न्यूटन के इक्वल है। अब ईस्ट डायरेक्शन आपको ये दिखाई दे रही है, तो ईस्ट डायरेक्शन में हम 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो और एरो आप ईस्ट की तरफ कर देंगे। अगर यही हमको ड्रॉ करना होता 5 न्यूटन फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन हम ड्रॉ करते और ये एरो जो है ऐसे लगा देते, इस साइड कर देते, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाता 5 न्यूटन फोर्स वेस्ट, और ये आपका क्या है 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट। ये स्केल आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन लिया है, आप इसको चाहें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन ले सकते हैं। अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन लिया होता तो फिर ये लाइन की लेंथ हमारी कितनी हो जाती, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 इंटू 2 5 न्यूटन आपका हो जाता। तो इस लाइन की लेंथ हम रखते 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर स्केल देते 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन। एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। सपोज आपको ये वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर से हम यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ऐसे जाएगी, इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री का। नॉर्थ ईस्ट लिखा है मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट इसके बीच में होगी मतलब 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये पूरा 90 का है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये डायरेक्शन यहाँ फिगर में रिप्रेजेंट की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इस लाइन के साथ, नॉर्थ वाली लाइन के साथ हम ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, और ये जो आपकी लाइन की लेंथ है ये कितनी रखेंगे, इसके लिए हम फिर एक स्केल कंसीडर कर लेंगे। लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और ये जो लाइन है इसकी लेंथ हम करेंगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हम जब रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो ये ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम वेक्टर को ड्रॉ करना सीख गए कि वेक्टर को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रॉडली हम जब वेक्टर्स क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इनको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स। देखिए पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव ए डेफिनेट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पोलर वेक्टर्स आपके ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी अपना एक डेफिनेट एप्लीकेशन पॉइंट होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, फोर्स वेक्टर है आपका, वेलोसिटी वेक्टर है। डिस्प्लेस, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है तो एक पर्टिकुलर जगह से डिस्प्लेस होगी, उसका मतलब है उसका एक डेफिनेट एप्लीकेशन पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी तरीके से वेलोसिटी है, कोई कार अगर मूव कर रही है तो एक सर्टेन पोजीशन से वो मूव करना स्टार्ट करेगी, तो उसका भी डेफिनेट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वेलोसिटी वेक्टर का। फोर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अप्लाई करेंगे, तो उसका भी एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो ये हमारे पोलर वेक्टर्स होते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं एक्सियल वेक्टर्स। क्या होते हैं एक्सियल वेक्टर्स? आर दोज वेक्टर्स which have rotational effect and they are acting along the axis of rotation and their directions are decided in accordance with the rule right hand screw rule or right hand thumb rule. एक्सियल वेक्टर आपके ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनमें रोटेशनल इफेक्ट होता है।
तो जब अभी आगे चल करके हम सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब आप इन वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। आपको हमने पोलर वेक्टर्स, अभी इस करेंट चैप्टर में हम लोग पोलर वेक्टर्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे। एक्सियल वेक्टर में एग्जाम्पल के लिए भी हम आपको बता देते हैं कि एक्सियल वेक्टर्स आपके ऐसे वेक्टर्स हैं जिनमें रोटेशनल इफेक्ट होता है। इसमें आपके आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ये कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप सुन रहे हैं, लेकिन इनको हम अभी आगे चल करके रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये आपकी एक्सियल वेक्टर्स में आती है। इनकी ये जो एक्ट करते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन में किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ऊपर नीचे, ये डिपेंड करेगा राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। कोई भी एक रूल इनमें से अप्लाई करेंगे। तो ये रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, इसको भी हम लोग आगे जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे उस टाइम पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जब ये एक्सियल वेक्टर्स के बारे में हम आपको आगे चल करके डिस्कस करेंगे, तब हम राइट हैंड थंब रूल के बारे में और इनकी डायरेक्शन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको रोक देंगे। इसके बाद कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जिनको हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर ये यूज होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर of an object represent its position with respect to origin of a coordinate system। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप इस फिगर को आप देखिए तो यहाँ पर एक XY प्लेन दिखाया गया है। ये आपका कार्टेशियन सिस्टम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें ये ओरिजिन हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर P पॉइंट पर प्लेस की हुई है। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ओरिजिन से एक लाइन आप इस पॉइंट की तरफ ड्रॉ कर देंगे और एक एरो यहाँ पर बना देंगे। तो ये इस ऑब्जेक्ट का P पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर R वेक्टर जो है ये आपका पोजीशन वेक्टर है। नॉर्मली पोजीशन वेक्टर के लिए हम R सिंबल यूज करते हैं, कभी कभी S भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन जनरली R सिंबल अक्सर यूज करते हुए आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर के लिए। तो पोजीशन वेक्टर आपका ये R हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर which tells us how much and in which direction the object has changed its position with respect to time। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक गिवन टाइम इंटरवल में कितनी और किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज किया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को कितना चेंज किया है और किस डायरेक्शन में चेंज किया है। देखिए यहाँ पर फिगर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझिए। यहाँ पर ये XY प्लेन आपका बना हुआ है, X एक्सिस हो गई, ये Y एक्सिस हो गई। एक पॉइंट आपको यहाँ P रिप्रेजेंट किया गया है, एक Q रिप्रेजेंट किया गया है। अगर एक ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर इनिशियली है तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1। O से P तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट का P पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहां आती P से Q पर, तो Q का पोजीशन वेक्टर अगर हम यहां पर दिखाएंगे तो ओरिजिन से Q की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक एरो बना देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब सपोज इनिशियली आपकी ऑब्जेक्ट P पर थी और डेल्टा T टाइम में या एक पर्टिकुलर टाइम में वो P से Q की तरफ मूव कर रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? हम P से Q तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक एरो हम ऊपर की तरफ बना देते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा PQ और इसकी वैल्यू क्या होगी? R2 माइनस R1। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दीजिए, अगर हम ये एरो इधर कर देते हैं
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता r1 माइनस r2। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से है, अभी आगे हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। जब हम एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट यहाँ आ ही रहा है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक ही जगह से दोनों वेक्टर को हमने ड्रॉ किया, ये फर्स्ट वेक्टर r1, ये सेकंड वेक्टर। अब सब्ट्रैक्ट करना है, अगर हमें r2 माइनस r1 करना है तो हम ये एरो आपका ऊपर रहेगा तो r2 माइनस r1 हो गया। इस PQ लाइन की जो लेंथ है ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्रोवाइड करेगी, और ये जो एरो है ये आपको ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है P से Q की तरफ मूव कर रही है। तो देखिए दोनों चीज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने आपको बता दी कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है और उसकी डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट की। और अगर आप इसको एरो को आप नीचे कर देते तो ये वैल्यू हो जाती r1 माइनस r2। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां होती और फाइनली वो यहां जाती, तब हम क्या बोलते कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है r1 माइनस r2। कहां से कहां हुआ है, Q से P, और डायरेक्शन किधर है, Q से P। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका हो गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वेक्टर है जो कि अक्सर हमारे यूज में आता है सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट में, तो इसी डिस्कशन में हम इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर रेडियस वेक्टर क्या होता है। देखिए रेडियस वेक्टर का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज P ऑन दिस सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी पोजीशन P है। तो हम सर्कुलर पाथ के सेंटर से पॉइंट P को ज्वाइन कर देते हैं और एक एरो बना देते हैं P की तरफ। तो ये जो OP वेक्टर हुआ, OP लेंथ हुई, ये आपका रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये आपका OP जो पूरा वेक्टर है जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है, तो R हमारा यहाँ पर रेडियस वेक्टर हो गया। तो एक तरीके से ये भी हम पोजीशन वेक्टर के सेंस में इसको बता सकते हैं। मैंने पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, a vector drawn from the center of circular path to the instantaneous position of the particle is called the radius vector। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन जो भी है की तरफ एक वेक्टर जो ड्रॉ किया जाएगा वो उस ऑब्जेक्ट का रेडियस वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेडियस के इक्वल होगा, इसलिए इसको रेडियस वेक्टर बोल रहे हैं। और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द रेडियस होगी। अगर ये पार्टिकल यहां से मूव करते करते यहां आ गया, Q पॉइंट पर आ गया, तो अब इंस्टेंटेनियस पोजीशन चेंज हो गई पार्टिकल की, तो Q का रेडियस वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, O से Q की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप देखिए ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, दोनों ही किसके, इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इस सर्किल की जो रेडियस है इसके ही इक्वल है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। अब जो वेक्टर का यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनको थोड़ा सा हम लोग अब डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट कह रहे हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा की कुछ नॉर्मल सी डेफिनेशंस हैं। पहले देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए है जो कि हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे फोर्स हो, सब के लिए ये एक ही जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो जो भी चीज हम यहाँ पर सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वो केवल एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सभी के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होगी। अब इक्वल वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have
सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और डायरेक्शन भी सेम होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए दो वेक्टर आपके रिप्रेजेंट है, एक ए वेक्टर शो किया गया है और एक बी वेक्टर शो किया गया है। दोनों की लेंथ अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इक्वल दिखाई दे रही है और दोनों की टिप, ये एरो की टिप जो दिख रही है आपको, ये भी सेम डायरेक्शन में दिख रही है। तो ए और बी हमारे इक्वल वेक्टर्स हो गए। इसके बाद आता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is same but its direction is opposite। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहां पर देखिए एक वेक्टर ए बना हुआ है और एक वेक्टर यहां बी बना हुआ है। बी की लेंथ अगर हम देखें फिगर में तो सेम है, लेकिन अगर हम एरो की टिप देखें तो यहां पर ये दोनों अपोजिट है। तो इस बी वेक्टर को हम माइनस ए वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो B इज ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ A, तो इसको माइनस ए लिखें या हम ये कहें कि B इज ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ A, एक ही बात है। और ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे इनको हम अनइक्वल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। यहां पर A और B जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? अनइक्वल वेक्टर्स। तो अनइक्वल वेक्टर्स क्या हुए? अनइक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए स्केलर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वो चेंज हो जाती है, हम कहते हैं कि क्वांटिटी चेंज हो गई। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी हमारी तीन तरीके से चेंज हो सकती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब भी हम बोलेंगे कि क्वांटिटी चेंज हो गई। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम बोलेंगे कि क्वांटिटी चेंज हो गई। और अगर दोनों चेंज हो गए हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तब तो फिर हम ये ऑटोमेटिक कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है। तो वेक्टर क्वांटिटी के चेंज होने की तीन कंडीशन होगी, आइदर मैग्नीट्यूड इज चेंज, आइदर डायरेक्शन इज चेंज और बोथ आर चेंज। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर मींस द लेंथ ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर मींस द लेंथ ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कि वेक्टर की वैल्यू क्या है, उसकी लेंथ क्या है, इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर को यानी मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है उसका तरीका यह है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इसको दो लाइन के अंदर वेक्टर को लिखेंगे या फिर नॉर्मली हम ए लिखेंगे और इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। अगर ये एरो साइन नहीं लगा है इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। जैसे आपने यहां पर देखा, ये आपकी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के सिंबल लिखे हैं V, F और A, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। अगर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो हमने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर हम इन तीनों के ऊपर से ये एरो साइन हटा देंगे, V, F और A सिर्फ लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये हमने इनका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं, क्योंकि ये अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और एक एक चीज इसकी जो है आपके माइंड में बहुत क्लियरली सेट होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर which has magnitude equal to 1. It is a vector whose magnitude is 1. ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है तो ये उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक छोटा सा फार्मूला है। जैसे कि हमें एक वेक्टर है A और इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? जो A का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम A का सिंबल लिखेंगे, इसके ऊपर एक ये कैप
का साइन बनाएंगे। तो कैप अगर किसी भी सिंबल के ऊपर लिखा है, जैसे F के ऊपर कैप लगा है, इसका मतलब है वो फोर्स का यूनिट वेक्टर। A के ऊपर यूनिट ये कैप लगा हुआ है, इसका मतलब है वो एक्सीलरेशन का यूनिट वेक्टर है। वेलोसिटी के ऊपर कैप लगा हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का लिखेंगे वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और ये स्पेशली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही जनरली यूज किया जाता है। तो ए कैप ये यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर ए का। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, वेक्टर ए को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर ए को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा हम इधर से इधर ट्रांसफर करके भी देखें कि किसी वेक्टर ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर ए को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहां से क्लियर हो रहा है। देखिए अगर आप ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए कैप क्या है, ए का यूनिट वेक्टर। तो ए के यूनिट वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेक्टर ए मिल जाता है। अपोजिट वर्ड्स में हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इसको अभी आगे हम लोग देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ए का कैसे निकालते हैं। ये सब अभी आगे चल करके आएगा आपका, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वेक्टर ए कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, कैसे होगा, ये सब अभी धीरे धीरे आगे आपको एक्सप्लेन हो रहा है। इसके बाद हम इसी में देखते हैं हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के सिंबल फिक्स हैं आई, जे और के। आई, जे, के, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स which are directed along three mutually perpendicular axes x, y and z। जो हमारी कार्टेशियन सिस्टम की 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं x, y और z, उनकी डायरेक्शन में जो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये हम देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इस फिगर में, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई और ये z एक्सिस हो गई। x एक्सिस की डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, ये एरो साइन बना हुआ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप मींस यूनिट वेक्टर। तो आई कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हम माइनस आई कैप की बात करें तो वो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जे कैप आपका वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो माइनस जे किधर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। के कैप हमारा किधर है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। जेड एक्सिस आपकी बोर्ड पर इस तरीके से जाएगी, लेकिन यहां रिप्रेजेंट इस तरीके से की जाएगी। तो के कैप प्लस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस के कैप माइनस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हो गए, आई कैप, जे कैप, के कैप। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल टू 1। आई का भी मैग्नीट्यूड 1, जे का भी 1, के का भी 1। तो ये हो गए हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमारा आता है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी इनिशियल पोजीशन फिक्स हो। फिक्स्ड वेक्टर को हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर, ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया था, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, ये यही ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। इसके बाद अभी आगे चल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अब एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और अवे फ्रॉम चार्ज है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फिक्स हो गया। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, टुवर्ड द चार्ज।
तो ये हमारे और एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिए कि फिक्स्ड वेक्टर्स के। फ्री वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, इनकी इनिशियल पोजीशन फिक्स नहीं है, वो आपके होते हैं फ्री वेक्टर्स। जैसे वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब फ्री वेक्टर्स हो गए। इनको हम अनलोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन और विच एक्ट इन द सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। जैसे यहां अगर इस फिगर में हम थोड़ा सा देखें तो XY प्लेन में हमने 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, एक R1, एक R2 और एक डेल्टा R। डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1 रिप्रेजेंट किया गया। तो ये हमारे तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में, XY प्लेन में, तो इनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये कोप्लेनर वेक्टर का एक एग्जांपल आपको बता दिया। अभी आगे भी हम लोग देखेंगे इस चीज को। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which either acts parallel or they acts along the same line। या तो ये आपस में पैरेलल होते हैं या फिर एक ही लाइन के along एक्ट करते हैं। आपके ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर आप ये देख सकते हैं, ये एक वेक्टर A है और एक वेक्टर ये B है। A और B ये दोनों पैरेलल है। ये आप देखिए, ये A और B ये भी आपके कोलिनियर है और ये भी कोलिनियर है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में है और ये दोनों पैरेलल है। तो जब दो वेक्टर एक ही लाइन में होंगे या पैरेलल होंगे एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, तो ये लाइक कोलिनियर वेक्टर होते हैं, लाइक कोलिनियर वेक्टर। लेकिन अगर दो वेक्टर जैसे यहां पर है A और B, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर देखिए दोनों की लाइन एक है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस सिचुएशन में भी ये कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है और ये भी कोलिनियर है। लेकिन ये अनलाइक कोलिनियर वेक्टर्स, तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी लेकिन एक ही लाइन के अलोंग होंगे, एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे होंगे या फिर पैरेलल होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो वो अनलाइक कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, वो आपके को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। इस आपको रिप्रेजेंट किए गए A, B और C। A आपका इधर डायरेक्शन में दिखाया गया, B इधर दिखाया गया और C इधर दिखाया गया। तो ये ABC जो हमारे यहाँ पर इस फिगर में मेंशन है, ये हमारे को इनिशियल वेक्टर्स है। नेक्स्ट है हमारा को टर्मिनस वेक्टर। Co-terminus vectors are those vectors which have same ending point, जिनका एंडिंग पॉइंट एक है, यानी टर्मिनल, फाइनल टर्मिनल एक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये A, B, C, ये आपका डॉट बना हुआ, इसी पॉइंट पर आकर के ये तीनों वेक्टर मीट कर रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गए, को टर्मिनस वेक्टर हो गए। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 लोग मिलकर के फोर्स अप्लाई कर दें, तो 4 लोग मिलकर के अगर फोर्स अप्लाई करेंगे एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो चारों फोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे, को टर्मिनस वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जीरो वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इट हैज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। कोई फिक्स डायरेक्शन इसकी नहीं होती। जीरो वेक्टर आपका एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है। कोई भी डायरेक्शन आप इसकी कंसीडर कर सकते हैं। जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए जीरो वेक्टर की सिचुएशन कई जगह आती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, अपना मोशन स्टार्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से और वो अपना मोशन कंप्लीट करके फिर उसी फाइनल पॉइंट पर आ जाती है। अब आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलते हैं, जीरो, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी
क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको जीरो तो नहीं बोल सकते। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें इसको क्या बोलना चाहिए, जीरो वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड जीरो ही है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम। इसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, और आप उसके वेलोसिटी वेक्टर को लिखना चाहते हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है, आपको पता है, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, then what will be the acceleration of this object? You can write acceleration of this object is equal to zero vector. क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो आपको पता है कि उसका एक्सीलरेशन जीरो होता है, और एक्सीलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जीरो वेक्टर आप मेंशन करते हैं। तो ये जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों आया यहाँ पर वेक्टर में, ये आपको हमने इसके एग्जाम्पल्स बताए। अब जीरो वेक्टर का रोल देखिए किस तरीके का होता है। रोल के लिए यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है और उसमें आप जीरो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो जब किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये नॉर्मल एडिशन जैसे किसी नंबर में जीरो को ऐड करने के जैसा ही होता है। 4 में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 4। तो यहाँ पर भी रिजल्ट वैसा ही है, ए वेक्टर में आपने जीरो वेक्टर ऐड किया तो ए वेक्टर आपको मिल गया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम किसी वेक्टर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो वेक्टर नहीं बोल रहे, तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो वेक्टर। मतलब वेक्टर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर बन जाएगा। लेमडा यहां पर एक स्केलर है, सपोज एक रियल नंबर है, और इसको आपने जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो वेक्टर। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 आपके पास एक नंबर है और उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, 4 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां पर भी उसी तरीके से आ रहा है, लेमडा स्केलर है आपकी, एक रियल नंबर हो गई, और इसको जीरो से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया जीरो वेक्टर। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर लिखा हुआ है, लेमडा ए इज इक्वल टू म्यू बी। हियर लेमडा एंड म्यू आर द रियल नंबर। लेमडा और म्यू यहां पर रियल नंबर है, तो लेमडा ए इक्वल टू म्यू बी केवल तभी हो सकता है जब आपके ए और बी दोनों जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के इक्वल हो सकता है। तो ये वैल्यू कब आपस में इक्वल होगी, लेमडा ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर, ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी जब आपके ए और बी दोनों जीरो वेक्टर। ये हो गया आपका जीरो वेक्टर के बारे में। अब दो टर्म और हमारे यहां पर हैं, एक है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं वेक्टर एडिशन वगैरह की तरफ। ये आगे टर्म यूज होंगे, इनको एक्सप्लेन अभी कर देते हैं, डिस्कस फिर आगे इनका कैसे एडिशन वगैरह किया जाता है ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर मींस द एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर। एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन का मतलब हो गया 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना। अब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के बाद आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज होती है, रिजल्टेंट वेक्टर is a single vector which produces the same effect as the individual vectors together would produce। रिजल्टेंट वेक्टर आपका एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट वही होता है जो उन सारे वेक्टरों का कंबाइंड होता है, उसको हम उनका रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं।
ये बात आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप 3 लोग मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं और उसी वर्क को कोई अकेले कर देता है, तो वो आप तीनों का इक्विवेलेंट हो जाता है, उन तीनों का रिजल्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जब हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट निकलता है, और इस रिजल्टेंट का इफेक्ट वही होता है जो वो दोनों वेक्टर या तीनों वेक्टर मिलकर के कंबाइंड फॉर्म में कर रहे थे। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन वेक्टर। देखिए कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मींस एडिशन ऑफ 2 और 4 वेक्टर। रेजोल्यूशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन, एडिशन की अपोजिट प्रोसेस है। इट मींस resolution of vector means the splitting of a vector into 2 or more vectors whose combined effect is same as the single vector, जिनका combined effect वही है जो कि उस अकेले वेक्टर का था। तो अगर आप किसी एक वेक्टर को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं तो ये रेजोल्यूशन है। अब अगर हम ये कहते हैं कि सपोज ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दे आर डायरेक्टेड अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, then these splitted parts are known as component of vector and these are also known as rectangular component of vector। तो जब हम किसी वेक्टर का रेजोल्यूशन करते हैं तो रेजोल्यूशन करने से वेक्टर के जो पार्ट मिलते हैं वो भी हमारे वेक्टर होते हैं और उनको हम वेक्टर के कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन दोनों पार्ट से हमें फिर से वही वेक्टर मिल जाता है। इसको अभी हम जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको डिस्कस करेंगे तब आप उसमें देखेंगे। और अगर ये दोनों पार्ट हमने जो वेक्टर के किए स्प्लिट करने के बाद और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन में हैं, तो इन पार्ट्स को यानी इन कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कैसे निकालते हैं इनको हम आगे फर्दर लेक्चर में स्टडी करेंगे फिर से। अब यहां पर एक छोटी सी फिगर में हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है। एक वेक्टर हमने यहाँ पर शो किया है ओपी से, ये ए वेक्टर है, ओ से पी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया पी पॉइंट की तरफ और इसको हमने ए वेक्टर बता दिया। ए वेक्टर की जो डायरेक्शन हमने शो की है वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर शो की हुई है। यानी ए वेक्टर जो है ये चाहे फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है ये। अब हम इसके कंपोनेंट निकालना चाहते हैं 2 डायमेंशन में, तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर देंगे और पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर देंगे। एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक वाई एक्सिस पर। तो ये जो लेंथ आई यहाँ से यहाँ तक की, ये आपका ए एक्स वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये ए वाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हमने वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट कर लिए। वेक्टर ए को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया है। एक पार्ट उसका एक्स एक्सिस की तरफ है और एक पार्ट आपका वाई एक्सिस की तरफ है। अब एक्स एक्सिस की तरफ ए एक्स पार्ट है और वाई एक्सिस की तरफ ए वाई है। तो अगर हम इस पूरे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे विद इट्स कंपोनेंट तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यहां पर आप ध्यान रखिएगा ए एक्स भी वेक्टर है, एरो लगा इसके ऊपर, देखिए ए वाई भी वेक्टर है, इसके ऊपर भी एरो लगा है और ये भी वेक्टर है ए। तो ये पूरा कंप्लीट वेक्टर लिखा हुआ है और ये इसके कंपोनेंट लिखे हुए हैं जो कि एक्स और वाई एक्सिस की तरफ हैं और ये दोनों होंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। अब अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ हमें पता है कि एक यूनिट वेक्टर आई कैप होता ही है, वाई एक्सिस की तरफ हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे। तो अगर हम ए एक्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग करके लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब यहाँ पर जो ये ए एक्स लिखा हुआ है ये ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है।
नीचे जो ax लिखा है इसके ऊपर देखिए एरो नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ax वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और i कैप ax वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ax हमारा किस डायरेक्शन में था, x एक्सिस की डायरेक्शन में, और i कैप किस डायरेक्शन में होता है, x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो i कैप को हम यहाँ ax के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे इसी रूल के अकॉर्डिंग जा रहा है। देखिए यहाँ हमने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x एक्सिस की डायरेक्शन में वहां पर क्या है, वेक्टर ax है ये, और ax का मैग्नीट्यूड ax है, इसको हमने x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड है i कैप उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ax वेक्टर बन गया। इसी तरीके से ay वेक्टर को हम ब्रेक करके ayj लिख सकते हैं। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको क्लियर हो गया। अगर यही तीसरी डायरेक्शन में भी अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं, मान लीजिए जेड एक्सिस की डायरेक्शन में भी आपको चाहिए होता थ्री डायमेंशन में, ये हमने 2 डायमेंशन में आपको बताया है, तो एक कंपोनेंट और हो जाता ए जेड। तब हम इसका वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, और ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और जब हम आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे तो ए एक्स ए वाई और ए जेड के साथ वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखें। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा रहा है इसकी एक एक लाइन को बिल्कुल कंसंट्रेट करके आप देखिए, कब हमें एरो लगाना है, कब हमें एरो नहीं लगाना है। अब अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, कैसे आएगा ये फार्मूला, ये तो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम यहाँ से निकालने का एक छोटा सा तरीका जरूर बता देते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखना आपको पहले ही ऊपर बताया जा चुका है यहाँ पर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिर्फ ए लिखेंगे या फिर मॉड ए लिखेंगे, और इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर एक तीसरा कंपोनेंट भी होता तो यहाँ पर प्लस ए जेड स्क्वायर और हो जाता। ये देखिए 3 डायमेंशन में हमने वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन लिखा है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। अब थोड़ी सी इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपका लिखा हुआ है एक वेक्टर ए लिखा है 2i कैप, बी लिखा है -3j कैप और सी लिखा है 3k कैप, इसका सेंस क्या होता है। देखिए अगर आपसे कहा गया कि एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i, इसका मतलब यह है कि जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड 2 है, मैग्नीट्यूड इसका 2 है, और डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई कैप लिखा हुआ है। प्लस लिखे या ना लिखे वो अंडरस्टूड होता है। बी वेक्टर इक्वल टू -3j कैप लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो वेक्टर बी है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, मैग्नीट्यूड 3 है, और डायरेक्शन किधर है, -y एक्सिस की तरफ है। तो माइनस जे यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी की। मैग्नीट्यूड को हम हमेशा पॉजिटिव ही मेंशन करते हैं। सी वेक्टर इक्वल टू 3k है। अब यहाँ पर क्या है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, ये हो गया। अब हम कंबाइन करके तीनों को दिखा रहे हैं जरा। हमने एक नया वेक्टर रिप्रेजेंट किया, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j प्लस 4k। इसको हम वेक्टर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हम इसको यूं कहेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसके 3 कंपोनेंट है। एक पहला कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है जिसमें आई कैप लिखा हुआ है, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। दूसरा वेक्टर आपका y एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब दूसरा कंपोनेंट a का y एक्सिस की डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और तीसरा a का जो कंपोनेंट है वो प्लस z एक्सिस की डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड 4 है।
अगर यहां पर -4 होता तो हम क्या बोलते कि ए का जो तीसरा कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड 4 है और उसकी डायरेक्शन -z एक्सिस की तरफ है। इस तरीके से हमारी लैंग्वेज होती वेक्टर को एक्सप्लेन करने की। तो यहां पर हमारा, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ आई कैट के साथ जो लिखा होता है वो ax होता है, जे कैट के साथ जो लिखा है वो ay है और के कैट के साथ जो लिखा हुआ है वो az है। तो यहाँ ax 3 हो गया, देखिए ay 2 हो गया और az 4 हो गया। अब अगर हम इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, इसको 3 डायमेंशन के लिए एक्सटेंड करके अप्लाई कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 और 4 20 और 9 29 √29। तो ये इस तरीके से हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी वेक्टर का उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? वेक्टर a को हम मैग्नीट्यूड ऑफ a से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वेक्टर a क्या कंसीडर किया था, 3i + 2j + 4k, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या कैलकुलेट किया है, √29। तो अगर हम a का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये कैसे आएगा, a कैप a का यूनिट वेक्टर हो गया, इट इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो वेक्टर a की वैल्यू ये है 3i + 2j + 4k डिवाइडेड बाई √29। तो ये आपका यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा और वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने स्टडी की। यहाँ पर जो भी चीजें आपको इस लेक्चर में बताई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और आगे के लिए इसको याद रखिए। थैंक यू।